नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 18 सितंबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर देखेंगे, जो चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में जो लाया गया है, तो मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वोट बैंक के चलते हैदराबाद मुक्ति दिवस से पीछे हटे कुछ लोग। तो यहाँ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो तत्कालीन मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किस प्रकार हैदराबाद का एकीकरण किया, हैदराबाद का रियासत का भारत में एकीकरण किया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हाल ही में सरकार ने जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति तैयार की है, जो लागू की है, वो क्या है और किस तरह से वो भारत को सशक्त और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मददगार साबित होगी। फिर हम देखेंगे कि विकास के लिए स्किल के बाद रीस्किलिंग जरूरी, तो ऐसा क्यों कहा मोदी जी ने। तो हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव यहाँ पर रहेगा कि ये टॉपिक किससे जुड़ेगा। पहले तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ेगा और गवर्नमेंट स्कीम फॉर किसके लिए, पीपल्स के लिए, पुअर पीपल्स के लिए। तो उस एंगल से हम इस खबर को देखने का प्रयास करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का अमेरिका ने किया अनुमोदन। तो हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो क्या है और किस तरह से ये आने वाले समय में भारत की एक कूटनीतिक जीत हो सकती है। फिर हम देखेंगे देश भर की अदालतें होगी डिजिटल, तो इसे हम जुडिशियल रिफॉर्म से जोड़कर देखेंगे और किस तरह से जो कॉलेजियम सिस्टम है वो वर्क करता है और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि एशिया की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी काशी, तो इससे काशी को क्या फायदा होगा। और राष्ट्रीय फलक में घर की देहरी से डेयरी व्यवसाय तक लिखी सफलता की परिभाषा। तो आप इसे पढ़ने का स्वयं प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो डेयरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से जो डेयरी सेक्टर है वो महिला सशक्तिकरण में, ग्रामीण विकास में अपनी मददगार साबित हो रहा है। ये भारत का रक्षा उपकरण निर्यात तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसको देखेंगे कि क्या वजह है कि भारत का रक्षा उपकरण निर्यात बढ़ता जा रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। फिर आप पृथ्वी की रक्षा के लिए अहम परीक्षण, तो जीएस3 कंजर्वेशन से संबंधित है, जिसमें क्या है कि जैसे किसी क्षुद्र ग्रह की राह बदलने के लिए उस पर अंतरिक्ष यान के प्रहार के विचार पर कई फिल्में बनी है, लेकिन यह कोई कपोल कल्पना नहीं है, यह वास्तव में नासा का महत्वाकांक्षी ग्रह रक्षा परीक्षण है। यदि ये सफल हो गया तो अंतरिक्ष से होने वाले विनाशकारी प्रभावों से पृथ्वी की रक्षा करने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये एक तरह से तुमने ओवरव्यू ले लिया कि ये है क्या है, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा किस तरह से हम पृथ्वी की रक्षा कर पाएंगे किसी क्षुद्र ग्रह से, यदि वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो, क्योंकि उससे पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी को बहुत बड़ी मानव क्षति है, आर्थिक क्षति हो सकती है, जिससे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस तरह की जो आपदाएं हैं वो घटित होने लग जाएगी अगर मान लीजिए उल्कापिंड टकराते हैं तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देखेंगे खरीफ फसलों की कम बुआई के बाद बेहतर अनाज प्रबंधन के लिए बरतनी होगी सतर्कता। तो हम इसे देखेंगे कि कमजोर मानसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जो क्लाइमेट चेंज है उसका किस तरह से जो कृषि है उस पर प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से सरकार को आने वाले समय में इसके लिए कदम उठाने चाहिए। चूल्हा चौका किया, बच्चे भी पाले, फिर भी मारी बाजी। लेकिन अब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इस खबर को कैसे जोड़ना है, तो हमें इसे नैतिक शास्त्र से जोड़ना है कि किस तरह से जो दो महिलाएं रहती हैं उनकी डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो घर के काम करते हुए भी कहीं ना कहीं जो एक तो जिनमें से मंजुला बोलाटिया ने क्या उत्तर प्रदेश की जो हाई जुडिशियल सर्विस में पहला स्थान पाया, तो किस तरह से इन्होंने मतलब दृढ़ संकल्प होकर किस तरह से जो सर्विस में टॉप स्थान हासिल किया है। उसके बाद चूल्हा चौकने के बाद जो सबरीना है, आप उनकी भी कहानी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो अगर दृढ़ शक्ति या इच्छा शक्ति होती है तो पूरी कायनात लग जाती है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो आप इसमें ह्यूमन वैल्यू से जोड़ सकते हैं और रोल ऑफ फैमिली और सोसाइटी और ईमानदारी से जोड़ सकते हैं कि आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। तो इस तरह से हमें इसे एथिक्स का जोड़कर देखना है और आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि एथिक्स में अगर किसी दृढ़ शक्ति या इच्छा शक्ति पर लिखने का आए तो आप स्वयं यहाँ से कोट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित और इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो किस तरह से जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो बेहतर शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। तो हम
यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होते हैं। फिर आखिरी में हम देखेंगे जहांगीर से मिलने सूरत पहुंचे थे इंग्लैंड के राजदूत थॉमस रो। तो 1615 में आज ही इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो सूरत में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और इसका उद्देश्य सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेना था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। तो ये किससे संबंधित होती है, कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड करके देखेंगे, GS1 से संबंधित है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को देखने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, तो इस तरह से हमारा ये विषय रहेगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। फिर हम देखेंगे कि प्री पार्टीशन ऑफ मैप ऑफ इंडिया, तो 1947 से पहले किस तरह का मैप था भारत का, उसको देखने का प्रयास करेंगे। हैदराबाद रियासत पे थोड़ा फोकस देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट सागरमाला क्या है। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे मेजर सिटीज, मेजर पोर्ट्स और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर। फिर हम सागरमाला प्रोजेक्ट में जो पोर्ट्स है उनका एक बार देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम PM गति शक्ति योजना को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो अभी न्यू राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लागू की है। फिर हम लॉजिस्टिक्स मैप को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये हर चीज को कनेक्ट करती हैं और जो लागत है उसको प्रभावी बनाने का में मददगार साबित होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि कॉलेजियन सिस्टम क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है और क्या इसको लेकर सजेशन किए गए थे। फिर हम देखेंगे कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और कॉलेजियन सिस्टम में क्या अंतर है और क्यों नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था और इसके कारण देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतर देखेंगे और दोनों में क्या समानता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम रशिया का मैप को देखने का प्रयास करेंगे। फिर ईरान के मैप को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके क्या टारगेट है और किस तरह से इसमें कंट्री ज्वाइन होती है और इसका होता क्या ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सी कंट्री शामिल हो सकती हैं। फिर हम भूस्खलन को देखेंगे जो हाल ही में नेपाल में आया है। फिर हम एक जो भुवन है यानी जो इसरो ने डिजाइन किया है मैप, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो लौटा चीता युग, गलती सुधारने का मौका। तो GS3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो जैसा कि हमें पता है कि कल ही कहीं ना कहीं जो नामीबिया से 8 चीतों को लेकर मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित जो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान बाड़े में छोड़ा गया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जैव विविधता की जो सदियों पुरानी कड़ी चीता टूटकर जो विलुप्त हो चुकी थी, यानी जो चीता विलुप्त हो चुके थे भारत से, तो कहीं ना कहीं चीतों को लाने से वापस जो भारत में जैव विविधता है वो फिर से कहीं ना कहीं उसको जोड़ने में मदद मिलेगी उसकी कड़ी को। तो इसी को लेकर मोदी जी ने कहा कि सरकारों ने देश में संरक्षित प्रजाति की इस जीव की संख्या बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास नहीं किए, ऐसा उन्होंने पुरानी सरकारों पर आरोप लगाए हैं। वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के तहत ये चीते भारत लाए गए हैं और 1952 में हमने चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया था। तो ये तो हमारे कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कब भारत ने आधिकारिक रूप से चीतों को विलुप्त किया है, इसका क्या महत्व है चीतों लाने का, तो किस तरह से जैव विविधता में ये मददगार साबित हो सकती है, फूड चेन में किस तरह से इनका रोल है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनको देखते हैं। तो कुन्नू नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये विंध्या रेंज और इसी के बीच में नर्मदा सन वैली जो कहीं के सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में होकर निकल रही हैं और कहाँ जाके गिरती हैं, तो अरब सागर में जाके गिरती हैं। और ये महादेव पंच नेशनल पार्क, आनंद नेशनल पार्क, मेघालय, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। तो अब यहाँ से प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बनते हैं, वो सीधा नहीं पूछते हैं कि कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, वो पूछ लेंगे कि अरावली रेंज के किस साइड में कुन्नू नेशनल पार्क अवस्थित है, सतपुड़ा रेंज के किस साइड में अवस्थित है, किस दिशा में अवस्थित है, वन विहार नेशनल पार्क। अब जैसे कुन्नू नेशनल पार्क चर्चा में बना हुआ है तो कुन्नू नेशनल पार्क से संबंधित पूछ लें कि जो माधव नेशनल पार्क है वो कुन्नू नेशनल पार्क की किस दिशा में अवस्थित है, तो हमें जवाब देना है कि दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। पन्ना नेशनल पार्क किस दिशा में अवस्थित है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान एवं
वन्य जीव अभ्यारण्य जो पालमपुर कुन्नू नेशनल पार्क से तो कहाँ अवस्थित है, तो कहीं ना कहीं श्योपुर जिले में अवस्थित है। ये माधव नेशनल पार्क हो गया, इधर संजय नेशनल पार्क सीधी में, इधर कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला में, पेंच नेशनल पार्क, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये वन विहार भोपाल में अवस्थित है। तो यहाँ अभ्यारण्य भी देख सकते हैं कि रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में अवस्थित हो गया, ये घाटी गांव अभ्यारण्य करेरा अभ्यारण्य, ये नौरादेही अभ्यारण्य सागर। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व को देख सकते हैं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इधर अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व, और इधर से कहने के जो पन्ना नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व दोनों कहने के साथ में अवस्थित हो गए। ये केन अभ्यारण्य ये केन नदी के पास में ही अवस्थित है। तो इस तरह से आप इस मैप को और देखने का प्रयास करिएगा। वोट बैंक की राजनीति के चलते हैदराबाद मुक्ति दिवस से पीछे हटे कुछ लोग। तो अब ये खबर तो राजनीतिक पर्सपेक्टिव से आई थी, लेकिन अब हमें हमारी जो काम की चीजें वो निकालनी इसमें से। तो पहले तो जोड़ लेते हैं कि हम GS1 से जोड़ेंगे, यानी कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी एकीकरण और किससे फिर से पुनर्गठन किया भारत का। तो 17 सितंबर 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था। तो किस ऑपरेशन के तहत हुआ था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ था। तो हैदराबाद रियासत क्या थी, ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्वतंत्र रहना चाहती थी, ना तो भारत में मिलना चाहती थी, ना पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता थी वो भारत के साथ विलय करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए फिर गृह मंत्री ने जो अपनी ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजी और कहीं ना कहीं जो हैदराबाद रियासत है उसका भारत में विलय किया। तो अब हम मैप देखने का प्रयास करते, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें प्रिंसली स्टेट दिखाया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान है, राजपूताना है और ये कश्मीर रियासत है, ये उड़ीसा में दिखाया हुआ है, ये हैदराबाद है, ये मैसूर वाली दिखाई है, ये त्रावणकोर, ये कोचीन। तो ऐसे लगभग लगभग 563 के आसपास रियासतें थी भारत में, और सबको विलय करके कहीं ना कहीं एक अखंड भारत का निर्माण तो संभव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इधर से और बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक तरह से भारत से टूट गए, जिससे कहीं ना कहीं जो अखंड भारत का सपना था वो चकनाचूर हो गया। तो आने वाले समय में देखना है कि किस तरह से फिर से वापस जो अखंड भारत का सपना है उसे पूरा करना है। तो यहाँ पर इंडिया प्रोविंस दिखाया हुआ है, जहाँ कहीं ना कहीं अंग्रेजों सीधा शासन करते थे। ये यूनाइटेड प्रोविंस, ये बंगाल, ये असम, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी दिखाई हुई है। इधर अमृतसर पंजाब वाला क्षेत्र, और इधर बॉम्बे, इधर मद्रास, और इधर सेंट्रल प्रोविंस दिखाया हुआ है। ये बिहार, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, यूनाइटेड प्रोविंस के ये अंदरी क्षेत्र आ गए। ये मेरठ दिल्ली, ये मुल्तान, अमृतसर, लाहौर। ये एक अन्य मैप है जिसमें कहने की जो मुस्लिम डिमांड और पाकिस्तान स्टेट, नेटिव इंडियन स्टेट, ब्रिटिश इंडियन। तो ये कहने के हैदराबाद सेंट्रल प्रोविंस के दक्षिण में अवस्थित था। ये राजपूताना वाली जो प्रिंसली स्टेट हो गई है, ये वेस्टर्न स्टेट्स, ये बलूचिस्तान, ये जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ कहीं जो एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट रहते थे, ये मैसूर, ये त्रावणकोर। और कहीं जो ब्रिटिश इंडिया का नियंत्रण कहाँ था, तो ये मद्रास हो गया है। मद्रास के बाद बिहार, बंगाल, असम, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। और जो कहीं जो मुस्लिम डिमांड कर रही थी पाकिस्तान के लिए, वो कौन से थे, तो एक तो बंगाल, असम, और एक इस साइड में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, एक पंजाब का, तो कहीं ना कहीं एक सिंध है। तो कहीं ना कहीं फिर इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इधर बंगाल में कहीं ना कहीं जो पश्चिमी जो पूर्वी बंगाल था उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का निर्माण किया गया बाद में। तो इस तरह से हमको इसको देखना है हिस्ट्री से रिलेटेड करके। GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, डेवलपमेंट द कंट्री, एंड GS2 से भी जोड़ सकते हैं इसको, गवर्नमेंट पॉलिसी टू डेवलपमेंट, कैसे पोर्ट्स का, रेलवे का, रोड्स को लेकर सरकार की क्या नीति है, किस तरह से जो ये नई नीति लाई गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, किस तरह से जो विकास में एक मददगार साबित हो सकेगी। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की है। अब इसका मकसद क्या है, तो उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के साथ ही आने वाले वर्षों में माल ढुलाई की लागत को GDP के मौजूद 13 से 14% से घटाकर 7.5% तक लाना है और रोजगार पैदा करना है।
माल भाड़ा कम होगा तो उसका सीधा असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा और कम कीमतें कम होगी। तो हम देख लेते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स है, एक्चुअल में लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो लॉजिस्टिक द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हाउ रिसोर्स आर अक्वायर्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ फाइनल डेस्टिनेशन। यानी एक तरह से जो पूरी तरह से जो प्रक्रिया होती है जिसमें कहीं के जो रिसोर्स है उनको किस तरह से प्राप्त किया जाए, उनको भंडारण किया जाए और किस तरह से उनका परिवहन किया जाए किस एक फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो इस पूरी प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स। तो इस उद्देश्य यानी जो मोदी जी ने कहा कि जो इसका उद्देश्य अंतिम लक्ष्य तक माल को तेजी से पहुंचाना है और इससे समय और पैसा बचेगा। नई नीति 2 वर्षों से कोरोना महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाएगी, परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नियमों को सुव्यवस्थित करेगी, आपूर्ति क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेगी। ये ईंधन लागत और माल ढुलाई की लागत को कम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति माल परिवहन क्षेत्र की चुनौती को दूर करेगी, साथ ही बुनियादी ढांचे में सुधार को पीएम गति शक्ति योजना के साथ मिलकर लॉजिस्टिक क्षेत्र की कमियों का भी समाधान करेगी। और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हमें अपनी सहायक प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सहायक प्रणाली को आधुनिक बनाने में भी मदद करेगी। इस मसूद और तकनीक से लॉजिस्टिक क्षेत्र को कर रहे हैं मजबूत। तो मोदी जी ने कहा कि सरकार तकनीक के उपयोग से लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीमा शुल्क, ई वे बिल का इलेक्ट्रॉनिक मोड से मूल्यांकन शुरू हो गया है, फास्ट टैग से लॉजिस्टिक क्षेत्र में समय की बचत हो रही है और सागरमाला परियोजना में भी सुधार। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदरगाहों और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने वाला सागरमाला परियोजना जैसे लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और व्यवस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास कार्य में भी सुधार देखने को लगा है। बंदरगाहों पर कनेक्टेड कंटेनरों से लदे जहाज को खाली करने का समय पहले 24 घंटे से घटकर 44 घंटे से घटकर 26 घंटे हो गया है। भारत एक लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और देश असाधारण प्रतिभा परिस्थितियां तंत्र से यानी कि प्रभावित है। अब देख लेते कि जिसको मसौदा है नीति में अगले 5 साल में लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी का 10% तक लाने की बात कहती है, जो कहीं ना कहीं अभी 13 से 14% है। तब यहाँ पर जो जिक्र किया गया, एक तो सागरमाला परियोजना की बात की गई, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है। तो इन चीजों को हम देखते कि ये क्या है। तो ये लॉजिस्टिक्स का दिखाया हुआ कि किस तरह से वेयर हाउस से, शिपिंग से, कंट्रोल सिस्टम है, ये टैंकर है, ये ट्रक्स है, डिलीवरी है, ये एयरप्लेन है, रोबोट्स हैं, पैकेजिंग है। यानी ट्रांसपोर्ट का दिखाया हुआ कि किस तरह से पैकेजिंग, फिर रोबोट्स पैकेजिंग कर रहे हैं एक तरह से, और फिर किस तरह से उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस तरह से डिलीवरी की जाती है, किस तरह से उनका शिपिंग किया जाता है और वेयर हाउस में रखा जाता है, किस तरह से लोडर उनको लोड करता है, किस तरह से कंट्रोल सिस्टम मैनेज करने का प्रयास करता है। तो ये एक इमेज दिखाया हुआ है एक तरह से लॉजिस्टिक्स का। तो आप इसे देखने का और एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो लॉजिस्टिक प्रोसेस होते हैं जिसमें रिसोर्स को एक्वायर्ड करना, उसको स्टोर करना और उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, जिसमें परिवहन के कौन से साधन उपयोग किए जाएं, तो इसे आप एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम देखते हैं कि जो पीएम गति शक्ति योजना है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया, जो बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना के एकीकृत नियोजन यानी इंटीग्रेटेड प्लानिंग और समन्वित कार्यान्वयन यानी कोऑर्डिनेशन कार्यान्वयन के लिए रेलवे, रोडवेज सहित 16 मंत्रालय को एक साथ लाने के लिए अनिवार्य रूप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह बुनियादी ढांचे की अंतिम मिल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और लोगों के लिए यात्रा के समय भी कमी करेगा। तो विजन फॉर पीएम गति शक्ति, तो पीएम गति शक्ति में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल होगी। कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन यानी जो कृषि के जोन होते हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। यह BISAG इन यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित और इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इमेजिनरी यानी इमेजिनरी के साथ स्थानिक नियोजन उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी का बड़ा पैमाने पर लाभ उठाया है। अब इसमें देख लेते हैं कि हिस्ट्री एंड स्टेप्स टू ओवरकम चैलेंजेस। तो परंपरागत रूप से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी थी। उदाहरण के लिए एक बार सड़क का निर्माण होने के बाद अन्य एजेंसियों ने भूमिगत केबल, गैस पाइपलाइन आदि बिछाने जैसी गतिविधियों के लिए निर्मित सड़क को फिर से खोद दिया। इससे न केवल काफी असुविधा हुई बल्कि फिजूल खर्ची भी हुई। इससे निपटने के लिए समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि सभी केबल, पाइपलाइन आदि एक साथ बिछाए जा सके। समय लेने वाली अनुमोदन प्रक्रिया, विनियामक स्वीकृति की बहुलता आदि जैसे अन्य मुद्दों के समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित किया है। तब देख लेते कि जो 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति, तो वो कौन से हैं? तो पीएम गति शक्ति इज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स। तो पहला है व्यापकता यानी कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहले शामिल होगी और प्रत्येक विभाग के पास अब व्यापक तरीके से परियोजना की योजना निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के दौरान महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने वाली एक दूसरे को गतिविधियों की दृश्यता होगी। दूसरा है प्राथमिकता यानी प्राइमेसी। इसके माध्यम से विभिन्न विभाग क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे। और तीसरा है अनुकूलन। राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद परियोजना की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए योजना, समय और लागत के मामले में भी सबसे यानी इष्टतम यानी ऑप्टिमम मार्ग का चयन करने में भी मदद करेगा। और चौथा है सिंक्रोनाइजेशन। व्यक्तिगत मंत्रालय और विभाग अक्सर साइलो में काम करते हैं। परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में समय की कमी है और जिसके परिणाम स्वरूप देरी हो रही है। और पीएम गति शक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ साथ शासन की विभिन्न परतों को समग्र तरीके से सिंक्रोनाइज करने में भी मदद करेगी और उनके बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करेगी। और पांचवा है विश्लेषणात्मक यानी एनालाइज्ड योजना। GIS आधारित स्थानिक योजना विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर पूरे डेटा को प्रदान करेगी, जिससे 200 प्लस परतें होंगी, जिससे परफॉर्मेंस एजेंसी को बेहतर ऑप्टिममता मिल सकेगी। फिर है छठा है गतिशील यानी सभी मंत्रालय और विभाग अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टोरल परियोजना की प्रगति की कल्पना, उसकी समीक्षा, निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजिनरी समय समय पर ऑन ग्राउंड प्रगति देगी यानी कि ग्राउंड पे जो प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्टिंग करेगी और परियोजना की प्रगति को पोर्टल पर नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा। यानी उसकी जो प्रोग्रेस है उसको पोर्टल पर रेगुलरली अपडेट किया जाएगा। यह मास्टर प्लान को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में भी मददगार करेगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो पीएम गति शक्ति है क्या, इसका विजन क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है और इसके कौन से पिलर है जिन पर ये एक तरह से टिकी हुई हैं। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब देखते हैं हम जो प्रोजेक्ट सागरमाला क्या है। तो कहीं ना कहीं जो इसका पहले तो रीजन और नेट यानी इसकी जरूरत क्या थी। तो एक तो हाई क्लियरेंस टाइम चाहिए, मतलब हाई क्लियरेंस के लिए अब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग, ये कहीं ना कहीं मतलब जो वेयर हाउसिंग की कमी थी। और अनफेवरेबल टैक्सेस थे, लार्ज वेसल कैन नॉट एंटर, जो वेसल्स होते थे वो एंटर नहीं कर सकते थे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज अंडर डेवलप्ड, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल और ओनली 3 LNG टर्मिनल जैसे हजारी, दहेज, गुजरात एंड कोची एंड केरला। और प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड इन्वायरमेंट क्लियरेंस और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले तो देखना है कि जो सागरमाला है उसका रीजन क्या है, उसकी नीड्स क्यों है। तो ये हमने देख लिया है कि ये जरूरत है, मतलब इसकी वजह से हमें लानी पड़ी। टू मॉडर्नाइज माइनर और मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, सेटअप न्यू पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं
जो इसका उद्देश्य है कि कहीं न कहीं किस तरह से जो पोर्ट्स है माइनर, मेजर उनको मॉडर्नाइज़ किया जाए, नए पोर्ट्स खोले जाए। फिर देखने की इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी यानी जो मोतियों की माला जिसमें क्या करता है कि चाइना भारत को एक तरह से जो घेरने का प्रयास कर रहा है। किस तरह से कि अभी हम आगे देखेंगे कि चाइना की जो स्ट्रिंग पॉलिसी है वो किस तरह से भारत को घेरने का प्रयास करी और वो सागरमाला को मतलब सागरमाला उसको किस तरह से काउंटर कर पाएगी। फिर इसके लिए क्या वर्क किए गए हैं तो सेटअप सागरमाला डेवलपमेंट अथॉरिटी विल गेट मनी वाइवा मैरीटाइम डेवलपमेंट सेस विल इम्प्रूव पोर्ट्स शिपिंग इंडस्ट्री इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कोस्टल शिपिंग और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड एफडीआई टू गैदर मोर इन्वेस्टमेंट। तो ये तो जैसे सिंपल लिखा हुआ है कि किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है, इसमें किस तरह के रीजन एंड नीड्स है। और अब देखते हैं कि जो इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो सागर वेस्ट बंगाल तो कहीं जो शिपिंग मिनिस्ट्री फॉर्म्ड न्यू कमेटी टू सेट अप टू मेजर पोर्ट्स। फिर इंडिया अब वो दोनों मेजर पोर्ट्स कौन से तो दिखा दिया, एक तो सागर वेस्ट बंगाल में एक और एक और है जो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है दुर्ग राजपथ सिमंदर दिखाया हुआ है। फिर इसके लिए क्या स्टेप उठाए गए हो तो इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी कहाँ चेन्नई में। 100% एफडीआई परमिट फॉर पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और 12th 5 years प्लान एम टू एट 2500 MTPA न्यू लैंड पॉलिसी फॉर मेजर पोर्ट्स और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी एआई सिस्टम एंड वेजल ट्रॉफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन द सारे पोर्ट्स में लगाया जाएगा और इंस्टीट्यूटेड बॉडी डीजी शिपिंग टू इम्प्लीमेंट मर्चेंट शिपिंग एक्ट एंड परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन। तो ये उसके लिए क्या सिस्टम उठाया ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें मददगार साबित हो सके। तो हमें मेजर तो यही देखना है कि इसका उद्देश्य क्या था लाने का, इसमें किस तरह से काम किया जाएगा, सरकार ने क्या कदम उठाए और ये किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पेल्स यानी जो मोतियों की रणनीति है उसको किस तरह से काउंटर करने में मदद कर साबित होगी और किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है। अब जो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो बंदरगाह है तो उनको देख लेते तो कौन से तो गुजरात में कांडला पोरबंदर, मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में 2 मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स मारमा गोवा यानी गोवा में कौन सा होगा तो मारमा गोवा, कर्नाटक में बेंगलुरु, केरला में कोचीन, तमिलनाडु में तुतीकोरन, चेन्नई, इन्नौर और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट्स। जो कहीं ना कहीं सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत कहीं ना कहीं सागरमाला ही क्यों रखा क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से यू कनेक्टिविटी करना था नहीं एक तरह से माला बनाना इसलिए बोला सागर माला प्रोजेक्ट है ताकि जो ये पोर्ट्स इनको मॉडर्नाइज किया जा सके। जो यहाँ पे छोटे पोर्ट्स है मेजर पोर्ट्स है उनकी है क्षमता को बढ़ाई जा सके, जो शिपिंग में समय लगता है उसको कम किया जा सके, जो इनको और किस तरह से बेहतर किया जा सकता कि जो लॉजिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं उसमें मददगार साबित हो सके ताकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो सहूलियत भी हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। और जो चाइना की पॉलिसी है चाइना की जो मोतियों की रणनीति है उसके तहत किस तरह से जो सागरमाला प्रोजेक्ट आने वाले समय में उसकी रणनीति को जो काउंटर कर सकेगी। तो ये इस तरह से हमको देखना है कि इसके प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या हैं। अब देखते हैं हम जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना ही कैसे आई कि जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में क्या होता है कि जैसे गाड़ियां हैं तो एक पैसेंजर ट्रेन होती है और एक ये मालवाहक गाड़ियां होती है। तो अब अभी क्या होता है कि जो मालवाहक गाड़ियां होती है तो कहीं ना कहीं जो उनका रूट है वो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर ट्रेन का जो रूट है उसी रूट का इस्तेमाल करती है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पैसेंजर ट्रेन जब निकलती है तो कहीं ना कहीं जो मालवाहक ट्रेन है उनको साइड में खड़ा रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो समय बढ़ता जाता है और दूसरे कहीं ना कहीं जो माल है उसको पहुंचाने में समय लगता है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसकी लागत बढ़ जाती है। दूसरा जो उसको डिलीवरी सिस्टम है वो भी बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसको देखते हुए सरकार ने इसके समाधान के लिए क्या किया कि बिल्कुल ही एक तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी उस जो ट्रैक बनाया जाएगा उस पर केवल मालवाहक गाड़ियां ही ट्रेवल कर सकेगी, जिससे क्या होगा कि समय की बचत होगी। दूसरा है कि जो लॉजिस्टिक्स है उसमें भी सुधार होगा। और जैसे अब यहाँ पर दिखाया हुआ कि किस तरह से जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी जो एग्जिस्टिंग लाइन दिखाई हुई है कि इसी पर कहीं ना कहीं जो पहले जो मालवाहक गाड़ियां थी वो भी इस्तेमाल करती थी और जो पैसेंजर ट्रेन भी इस्तेमाल करती थी, जो जिससे क्या होता था कि जो मालवाहक गाड़ियां होती थी उनको साइड में खड़ा कर दिया जाता था और जो पैसेंजर ट्रेन है
उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। तो अब क्या होगा कि जैसे ये एक्सिस्टिंग लाइन थी तो उसी के पैरेलल में क्या बना दिया गया, एक तरह से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया गया, जिस पर क्या होगा कि केवल मालवाहक गाड़ियां ही ट्रेवल करेगी, यानी इस पर पैसेंजर ट्रेन को अलाउ नहीं होगा। दूसरा ये एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन है, और कहीं ना कहीं एक तरह से जो परचेजिंग मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। तो इसमें दिखाया हुआ कि जो वेस्टर्न है वो कितने किलोमीटर का है, तो 1500 किलोमीटर के लगभग है। कहाँ से शुरू कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो दादरी है वडोदरा, दादरी से लेकर कहीं ना कहीं वडोदरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इनको कनेक्टिविटी की जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा कि जैसे हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, हम सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये सब आपस में जुड़ते जाएंगे, और इधर ही कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी स्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि क्या होगा कि जो माल की आवाजाही है वो एकदम सुगम हो जाए, यानी एक तरह से सीमलेस हो जाए। अब यहाँ पर कैसे होगा कि मान लीजिए कि यूपी में कोई सामान बनता है, तो सामान को कहीं ना कहीं हमें विदेश पहुंचाना है, तब क्या रूट अपनाया जाए, तो कहीं ना कहीं हम मान लीजिए रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि लागत बढ़ जाती है। तो आप उस लागत को कम, अब लागत बढ़ने का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएगी, महंगे हो जाएगी तो क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी तो हमारे सामान को कोई खरीदेगा नहीं, तो जिससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री ने वो सामान बनाया उसमें जो काम करने वाले मजदूर है उन सबको छुट्टी कर दी जाएगी, यानी एक तरह से वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसका कैसे समाधान किया जाए, तो जो माल है उसको शिप किया जाए। अब किस तरह से, इस तरह से मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाए कि जो उसकी लागत है वो बिल्कुल न्यूनतम आए, बिल्कुल जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन कम आए बिल्कुल। तो उसके लिए क्या रास्ता अपना जाए, तो पहला है कि उसको किसी तरह से जो ट्रेन यानी जो मालवाहक गाड़ियां हैं उसमें लोड किया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पोर्ट से वहां तक पहुंचा जाए। तो अब जैसे हम यूपी की बात कर रहे थे, तो यूपी में जो वस्तुएं गुड्स से हैं उनको कहाँ ले जाया जाए, तो मेरठ है, यहाँ मेरठ के आसपास ले जाया जाए, यहाँ से ट्रेन में लोड किया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से वहां तक ले जाया जाए, और उसके बाद वहां से कहीं ना कहीं जो शिप्स है, जहाज है, वो दूसरे देशों में कहीं ना कहीं जो सी रूट्स के थ्रू माल की सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ भी माल जो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और अगर समुद्र का रूट इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो प्रतिस्पर्धी बन पाएगा। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी कितनी लंबाई है, 1839 किलोमीटर है, किस तरह से ये जो सिटी से उनको जोड़ने का काम कर रहा है। जो ये मैप है तो इसमें सब चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो मेजर पोर्ट्स है, तो कहीं ना कहीं जो सागरमाला प्रोजेक्ट्स के तहत इन मेजर पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। फिर उसके बाद मेजर पोर्ट्स के बाद जो मेजर सिटीज दिखाई हुई हैं, फिर नॉन मेजर पोर्ट्स, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये फ्रेट कॉरिडोर, फिर पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये मेजर इनलैंड वाटरवेज। तो किस तरह से जो सारी चीजें मिलकर एक तरह से जो पूरी लॉजिस्टिक्स नीति है उसमें किस तरह से जो बीएम गतिशक्ति का हमने बात की है, तो ये सब एक तरह से पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन होकर एक तरह से जो साझा उद्देश्य है उसकी तरफ किस तरह से जो देश की विकास अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान कर पाएगी। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये दिखाया हुआ कि जैसे अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता तक, इधर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इधर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और कहीं ना कहीं यहीं से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कौन सा वाला, वेस्टर्न वाला, और इधर ईस्टर्न वाला है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट की बात कर ली कि क्यों लाए गए हैं, और कहीं ना कहीं जो सागरमाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनसे पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जाएगा ताकि जो आवाजाही है, जो शिपिंग है, उनकी जो कैपेसिटी उसको बिल्ड किया जा सके, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाई जा सके। और जो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो कहीं ना कहीं जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ये तो हमने देख लिया है एक तरह से, जो मेजर फोकस है हमको वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे रखना है। एक यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है यहाँ पर दिखाया हुआ है गुजरात में, और एक कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु में दिखाया हुआ है कराईकल के क्षेत्र के आसपास, और एक विशाखापट्टनम में दिखा रखा है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से हमको इसको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उससे संबंधित जो प्रश्न रहते हैं वो बन सकते हैं कि यहाँ सरकार की क्या नीति है अर्थव्यवस्था को लेकर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को लेकर सरकार क्या काम कर रही है। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। विकास के लिए स्किल के बाद रिस्किलिंग जरूरी मोदी, तो GS3 एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट स्कीम फॉर पुअर पीपल्स। तो अब हमें ये जो खबर है उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है कि मोदी जी ने कहा कि रोजगार के लिए स्किल जरूरी है और विकास के लिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो सरकार है कहीं ना कहीं जो कौशल विकास केंद्र बना रही है ताकि युवाओं को कौशल दिया जा सके,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बच्चों को शुरुआत से ही कौशल से जोड़ने की सिफारिश की गई है। युवाओं से स्किल से जुड़ने का आह्वान किया गया है और मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार हैं कौन? युवा, जो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत को एक नई गति प्रदान करेंगे। पीएम ने कहा कि स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत है। और उन्होंने युवाओं से कहा कि स्किल डेवलपमेंट के साथ ही सॉफ्ट स्किल का होना भी उतना ही जरूरी है। तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कौशल प्रशिक्षण हासिल करना है। तो ये ऐसा धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 5,000 से अधिक स्किल हब खोलने जा रही है सरकार। तो ये तो हमें देखनी है कि सरकार क्या योजना बना रही है। इसमें से मेजर है कि क्या योजना है और किस तरह से जो रोजगार है स्किलिंग के लिए सरकार काम कर रही है ताकि जो बेरोजगारी है उसको कम करने में मदद मिल सके। अभी हमने जिस ऊपर जो नए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की बात की है उसी के दिखाए हुए हैं कि जो नई नीति के प्रमुख 3 लक्ष्य हैं। तो देश में लॉजिस्टिक लागत को 2030 तक वैश्विक मानक के बराबर कम करना है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में 2030 तक भारत को शीर्ष 20 देशों में लाना है और कुशल लॉजिस्टिक पारितंत्र के लिए डाटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना है। और इसमें व्यापक कार्य योजना क्या है? तो नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए पीएम गति शक्ति के तहत सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन, सामंजस्य और मानकीकरण और व्यापार और परिवहन सुविधा, डिजिटलीकरण और कौशल विकास नीति के मुख्य मापदंड है। एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक प्रणाली, राज्य की भागीदारी, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, निर्यात आयात लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिक पार्कों के निर्माण की सुविधा। तो ये तो उसके व्यापक कार्य योजना किसके तहत काम करेगी, क्या उसके लक्ष्य हैं, तो ये हमने ऊपर देख लिया था अभी। अब देखते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का अमेरिका ने किया अनुमोदन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अब हमें देखना है कि GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्लोबल ग्रुपिंग और फिर उसके बाद जोड़ेंगे GS3 कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए जो वैश्विक प्रतिबद्धता यानी जो विश्व की जो कंट्री है वो क्या कर रही है मिलकर। तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का अनुमोदन कर दिया है और समझौते का उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के जरिए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके तहत सदस्य देशों में ऊर्जा की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और इस समझौते पर अब तक 106 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को एकजुट करने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कल्पना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये तो बात कर ली कि किस शुरुआत कैसे की गई, इसका उद्देश्य क्या रखा गया, क्या लक्ष्य हैं। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में अन्य चीज। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया हुआ कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो एक तरह से साल भर समान रहती है, मतलब परिवर्तन आता है लेकिन इतना परिवर्तन नहीं आता, जिससे क्या है कि यहाँ पर जो सूर्य का ताप है, जो एनर्जी है वो ज्यादा मिलती है। तो अब उस एनर्जी का उपयोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए की जाए, तो कहीं ना कहीं जो भारत ने ये कल्पना रखी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो किस आकार की है, तो जियोट आकार की है। तो उससे क्या हुआ, जैसे अभी गर्मी के सीजन में भारत में जो सूर्य की किरणें एक तरह से जो जुलाई में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है यानी 21 जून के आसपास। तो उससे क्या होगा कि इस समय जो सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ने से क्या होगा कि जो सोलर एनर्जी भारत को सबसे ज्यादा मिलेगी। अब भारत को मिलेगी तो इस समय क्या होगा कि जो दूसरी कंट्री है वहां पर क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ेगी, यानी एक तरह से वहां पर क्या होगा कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो कम मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो नहीं पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा, तो उससे अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से काम करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है सीधी, तो यहाँ से क्या हुआ कि दूसरी कंट्री को एनर्जी सप्लाई की जा सकती है किस तरह से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। अब जैसे अफ्रीका की बात की गई तो अफ्रीका में जैसा हमें पता है कि जो ज्यादातर क्षेत्र दिखाया है, तो ज्यादातर क्षेत्र कहीं ना कहीं एक तरह से जो सूर्य की जो एनर्जी वो एक तरह से सीधी पड़ती है यहाँ पर। तो किस तरह से जो इस एनर्जी का यूटिलाइज किया जाए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, तो इसी संकल्पना के आधार पर कहीं ना कहीं इसकी स्थापना की गई। इसका एम क्या है, एनर्जी नीड्स बाय हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ओवर 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर $1000 बिलियन इन इनटू सोलर एनर्जी बाय 2030 तक। तो ये
हमें देखना है। हम इसके बारे में और देखते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइलेंट पॉइंट्स यानी इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल यानी मतलब अंतर सरकारी संगठन है जो क्या करता है कि सोलर एनर्जी अमंग मेंबर्स कंट्री, एक तरह से सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करने का काम करता है सदस्य देशों के बीच में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इट इज मेन टू ब्रिंग टुगेदर वन कंट्रीज दैट लाई आइदर कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन टू ट्रॉपिक्स। जो हमने बात कर ली, एक तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज आ रही है उनको एक तरह से साथ लाना, और कहीं ना कहीं जो एनर्जी सोलर एनर्जी उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, और जो टेक्नोलॉजी फ्रीली अवेलेबल यानी एक तरह से जो टेक्नोलॉजी जो सोलर सिस्टम के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको अवेलेबल कराना सारे नेशन के लिए। और 175 गीगावाट जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इज इंडिया टारगेट 2022 तक। तो भारत का टारगेट दिखा दिया कि भारत का 2022 तक टारगेट कितना था? तो 175 गीगावाट था। किसके थ्रू? तो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन इंडिया। तो ये दिखाया कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये दिखा दी। टारगेट क्या है वो दिखा दिया। इट्स अ टारगेट। तो 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी ग्लोबली 2010 तक ये टारगेट रखा गया है। 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द 2030 तक जो गोल है उसको अचीव करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो बिहाइंड इट यानी इसके पीछे कौन है? द आइडिया वाज कंसल्ट एंड आर्टिकुलेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द मेंबर स्टेडियम स्पीच एट लंदन 2015 में। तो कहीं ना कहीं जो पेरिस समझौता 2015 में, तो कहीं ना कहीं वहाँ ये कॉन्सेप्ट रखा गया। तो इंडिया रिक्वायरमेंट टू मीट 175 गीगावाट गोल। तो ये इतने भारत को कितनी जरूरत है? तो कहीं ना कहीं 83 बिलियन डॉलर की जरूरत है जो 175 गीगावाट की प्राप्ति के लिए। हाउ मेनी ज्वाइंट? तो कहीं ना कहीं 106 कंट्री जुड़ चुकी हैं। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है और किस तरह से जो भारत की कूटनीति है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं किस तरह से जो चाइना उसको काउंटर भी किया जा सके, और जो भारत है आने वाले जो सुपर पावर बनने की जो हमने सपना देखा है उसको मीट करने या उसे प्राप्त करने में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो किस तरह से साबित हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देश भर की अदालतें होंगी डिजिटल, किरण रिजिजू। तो GS2 से जोड़ेंगे जुडिशियल रिफॉर्म से। तो देश भर की अदालतों को जल्द ही डिजिटल किया जाएगा। सभी हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाएंगे ताकि भारत सरकार के मामलों को प्रभावी पैरवी की जा सके। तो कहीं ना कहीं ये सब न्यायिक सुधार से संबंधित है कि उनको किस तरह से डिजिटल किया जाए, किस तरह से जो भारत सरकार के जो मामले होते हैं उनको प्रभावी तरीके से सुलझाया जाता है कि जो भारत सरकार के जो मामले लंबित है उनको भी जल्दी से जल्दी निपटान किया जा सके, ताकि जो अदालतों पे जो दूसरे मुकदमे उनको भी निपटाने में मतलब समय मिल सके। कॉलेजियम सिस्टम पर भी विचार की जरूरत। तो रिजिजू यानी किरण रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम पर भी विचार करने की जरूरत है। इसकी जगह ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसकी नियुक्तियां जल्दी हो सके। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने कहा कि जल्द न्याय दिलाने की प्रक्रिया में नए अदालतें खोलने के बजाय मौजूदा अदालतों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, और अन्य न्यायाधीशों को भी तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है। तो ये तो न्यायिक सुधार में हम बोल सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तब हम जो कॉलेजियम सिस्टम की बात की उसको देखते हैं वो क्या। तो कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? एक तरह से फोरम है विच डिसाइड टू अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किसका? जजेस का। इसका जन्म कब हुआ था? यानी बोर्न फ्रॉम तो 3 जजेस केसेस विच गेव प्राइमेसी टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू कॉल ऑन अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किसका? जजेस का। और अब जुडिशियरी गेट्स ग्रेटली से देयर एग्जीक्यूटिव ऑन अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कंप्राइज्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये कहीं ना कहीं ये इनसे मिलकर कहीं ना कहीं कॉलेजियम जज बनता था। तो कहीं ना कहीं जो जजेस होते थे उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करता था। और प्रेसिडेंट मेरली अप्रूव्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चॉइस। तो कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो विकल्प रखता था उसमें जो राष्ट्रपति होते थे वो एक तरह से अप्रूव कर देते थे। तब देख लेते हैं कि इसके सामने जो क्रिटिसिज्म है वो किस तरह से किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ चेकिंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड डाटा। दूसरा है कि क्लोज्ड डोर फेयर और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता की कमी थी और एक बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा था तो किसी को पता नहीं चलता था। और एक्सक्लूसिविटी, साइटलेसनेस, टैलेंट जूनियर जजेस।
एडवोकेट, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि जो विशिष्ट प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को दरकिनार किया जाता था। और जो यहाँ पर जो कहा इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो उसमें क्या है कि जो पेशेवर पृष्ठभूमि डेटा की जांच का जो प्रशासनिक बोझ है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से कम नहीं कर रहा था। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया जाएगा, तभी हम देखेंगे वो क्या है। सम ऑफ द चेंज शोर, इसमें बताया गया है कि कुछ बदलाव की मांग की है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरफा चुनाव नहीं कर सकते। दूसरा है परामर्शित न्यायाधीशों के विचार लिखित में होने चाहिए। तीसरा है कि अनुपालन न करने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पसंद को गैर बाध्यकारी बनाना चाहिए। और चौथा है कि अनुपालन न करने की स्थिति में ही समीक्षा योग्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना चाहिए। अब देखते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम बेस्ड ऑन 3 जजेस केस हमने देख लिया। अंडर इट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो किससे मिलकर बन रहा है वो बता दिया है। हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 से अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेंस विद जजेस एज प्रेसिडेंट में भी डेम नेसेसरी। यानी इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 124 है उसमें बताया गया है कि जो भारत के संविधान की जो अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों के परामर्श की नियुक्ति की जानी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे। और कहीं न कहीं जो इसकी आलोचना का कहना है कि यह एक बंद दरवाजे वाली प्रणाली है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। तो ये आलोचना कर दी इसकी। अब देख लेते हैं कि जो व्हाट्स NJSC क्या है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक बॉडी क्रिएट की गई है टू एंड द 2 डेकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम। यानी जो इस कॉलेजियम सिस्टम था इसको खत्म करके कहीं ना कहीं जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जो नई सिस्टम है उसे लाया गया है। ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे निरस्त कर दिया। विल कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल। तो इसमें क्या 6 पीपल्स होते थे। कौन होता था? तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन होते थे। इसकी आलोचना कैसे की गई? तो इसमें कहा गया कि एन यानी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जजों को किसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के समर्थन की आवश्यकता होगी। जो जिन्होंने क्या फिर इन्होंने कहा कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता होने का डर रहेगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो अब हमने देख लिया था कि दोनों में क्या अंतर है और क्यों नया सिस्टम लाया गया है। तो हमने देख लिया कि क्यों कॉलेजियम सिस्टम पर विचार करने को रिजिजू ने कहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। एशिया की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी काशी। तो GS1 आर्ट एंड कल्चर एंड इट्स रोल इन इकोनॉमी। तो जैसे ही काशी को पर्यटन राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर जो रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, जब पर्यटन बढ़ेगा तो उससे फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। दूसरा है कि यहाँ के जो बेरोजगार है उनको भी कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। तो इस तरह से हमको इसको खबर को जोड़ना है कि इससे जो काशी है उसको किस तरह से फायदा मिलेगा। खरीफ फसलों की कम बुआई के बाद बेहतर अनाज प्रबंधन के लिए बरतनी होगी सतर्कता। तो ये GS3 इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड हाउ टू सॉल्व। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो कमजोर मानसून को लेकर सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में तो सामान्य से कम बारिश और कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो जिससे जहाँ सामान्य से कम बारिश हुई, जिसमें उत्तर भारत के राज्य हैं, तो उन्हें क्या हुआ कि जो धान की बुआई वो कम हुई है। जिससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जो धान का रकबा वो घटा है। और कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जिसमें क्या हुआ कि जो दाल की फसलें थी उनका भी रकबा घटा है। क्योंकि कहीं कहीं ज्यादा बारिश होने से जो दालों की बुआई थी उसमें पानी ज्यादा आने से यानी जलाक्रांता होने से क्या हुआ कि जो दाल की फसलें थी वो सड़ने लगी थी, जिससे क्या हुआ कि उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इसी को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है कि खरीफ फसलों की बुआई बहुत ही संतोषजनक नहीं है और ऐसे में अनाज को प्रबंधन को लेकर सतर्क होना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यात व खाद्यान्न की कीमत पर बहुत असर नहीं हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा जुड़ जाने की वजह से वहां होने वाले गतिविधियों से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती रहेगी। तो इस तरह से हमको देखना है इस खबर को कि किस तरह से जो मानसून है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानसून है ये एक तरह से पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करने लगता है। क्योंकि हमारी जैसे इकोनॉमी वो एक तरह से आज भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें आज भी 70% के आसपास लोग एक तरह से कृषि पर निर्भर है
और कहीं न कहीं कृषि से ही उनको आजीविका मिलती है। तो इसलिए अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो एक तरह से इसका पूरी इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं हम अगली खबर। हम रूस का मैप के एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसका, ईरान के चाबहार बंदर का, तो ईरान के मैप को एनालिसिस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो नेपाल में भूस्खलन से 17 की मौत और 11 घायल। तो भूस्खलन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड एक भूवैज्ञानिक घटना है जिससे धरातली हलचलें जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थर के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर तक हो सकता है। भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियां जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने या मिट्टी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये मैप दिखाया हुआ कि किस तरह से जो भूस्खलन हो रहा है यानी लैंडस्लाइड हो रही है। तो ये पहले दिन ऐसा था, दूसरे दिन कैसे खसकती जा रही है जो जमीनें, चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन जो पूरी तरह से एक तरह से पार्ट्स हट गया है। तो इस तरह से हमको भूस्खलन के बारे में एक सामान्य सी जानकारी लेनी चाहिए। दंगाइयों को अचेत करने वाली लाठी से होंगी लेस। तो कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी को कहीं ना कहीं एक तरह से जो विशेष लाठी और शील्ड से लेस किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं रिचार्जिंग की सुविधा होगी और लाठी पड़ते ही लगेगा बिजली का झटका, जिससे जो विद्रोही हैं या जो भी आंदोलन करता है उसको अचेत किया जा सकेगा। अब यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखते हैं। पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतर देखें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस क्या होता है, एक तरह से द डिस्कवरी एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज। और जो टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है यानी जो यहाँ डिस्कवरी कर ली, जो ज्ञान की खोज कर ली, अब उसको किस तरह से प्रैक्टिकल यानी एप्लीकेशन में लाया जाए यानी अनुप्रयोग में लाया जाए। जो साइंटिफिक नॉलेज था इसमें डस नॉट चेंज, यानी जो डिस्कवरी खोज की उसमें चेंज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो टेक्नोलॉजी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मेक प्रिडिक्शन यानी अनुमान लगाती है, और ये कहने के जो सोल्व प्रॉब्लम एंड मेक वर्क इजियर। इसमें साइंस में क्या आ गया, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है। अब टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, यानी इन्हीं का प्रैक्टिकल रूप, यानी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी। और कहीं ना कहीं दोनों में समानता क्या है, एक तरह से जो नॉलेज और फैक्ट्स एक तरह से दोनों के आसपास घूमते हैं। कहीं ना कहीं इनसे इम्प्रूव सोसाइटी को, दोनों का ही उद्देश्य क्या है कि सोसाइटी में जो सुधार किया जा सके। दोनों में क्या जरूरत पड़ती है, तो रिक्वायर स्पेसिफिक स्केल, तो एक तरह से एक्सीलेंस बनने के लिए। तो ये हमने तो देख लिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है। तो विदेशों में पुलिस कर रही है इनका प्रयोग। तो ड्रोन, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरे से लेकर चेहरों की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिन्हें पुलिस व जांच एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग कर रही हैं, और इनमें से कई भारत में भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब चेहरा पहचान के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक, तो कहीं न कहीं चेहरे की पहचान के लिए पुलिस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, और यह एक प्रभावी जांच उपकरण साबित हो रही है। सॉफ्टवेयर कई मामलों में सुरक्षा को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है। आवाज प्रौद्योगिकी से नियंत्रित होंगे कार्य क्षेत्र। तो वॉइस कमांड या आवाज प्रौद्योगिकी नवीनतम नवाचारों में से एक है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से नोट्स को बोलकर लिख सकते हैं, वहीं सीधे सिस्टम में लॉग इन हो सकते हैं। बायोमेट्रिक, इन सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, दिल की धड़कन का डेटा भी होगा पुलिस के पास। तो पुलिस चेहरे की पहचान और डीएनए के अलावा बायोमेट्रिक विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें आवाज की पहचान, हथेली के निशान, कलाई की नसें, आइरिश पहचान, चाल विश्लेषण और यहाँ तक कि दिल की धड़कनें भी शामिल है। एफबीआई ने अगली पीढ़ी की पहचान प्रणाली नामक एक डेटाबेस विकसित किया है, जो आपराधिक इतिहास की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कुशलतम इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। गोली चलते ही बताएगा शॉट स्पॉटर, यानी शहर या किसी भी अंचल में अचानक गोलियां चलने लगी तो उस स्थल और अपराधी को कैसे ट्रैक किया जाए, तो इसी का पता लगाने के लिए जो शॉट स्पॉटर तकनीक लाई गई, जो सेंसरों से लैस है। ड्रोन से घटना स्थल की मैपिंग, तो कई देशों में पुलिस अपराध स्थल की खोज, बचाव प्रयासों, दुर्घटना बेड की निगरानी के लिए ड्रोन का तेजी से उपयोग कर रही है। कुछ ड्रोन तो जीपीएस सहित 3D मैपिंग सॉफ्टवेयर से लैस है और उच्च जोखिम, सशस्त्र खतरनाक स्थितियों में कार्रवाई करने और रियल टाइम में ड्रोन बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो ये तो हमने देख ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है, आप भले इनको पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। अब देखते हैं हम किसका, ईरान का और रशिया का मैप। तो ये रशियन
का मैप हो गया, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया, ऊपर आर्कटिक ओशन हो गया, इधर पूर्व की साइड सी ऑफ ऑगस्टा हो गया, इधर बेरिंग्स स्ट्रेट हो गया, बेरिंग सी और चुक्सी सी को जोड़ने का काम कर रही है, इधर अलास्का है। और इसके किन देशों के साथ इसकी सीमा लग रही है, तो एक तो फिनलैंड के साथ लग रही है, इधर लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया के साथ इसकी सीमा लग रही है, यूक्रेन के साथ लग रही है, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना के साथ इसकी सीमा लग रही है। इसमें से लेक बेकाल जो कहीं कि दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये लीना नदी, ये येंसी नदी, ये ओप नदी, ये वोल्गा नदी। मॉस्को कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित है। ये सेंट पीटर्सबर्ग, और बात इसके बीचों बीच में ये मतलब ये यूरेशियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया के बीच में अवस्थित है, इसलिए इसको यूरेशियन बोलते हैं। यानी ये यूराल माउंटेन्स हो गई है, ये कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है, इधर ब्लैक सी से भी इसकी सीमा लग रही है, ये बेरेंट्स सी, ये मुरमांस्क पोर्ट होगा इसका, और ये लेक बाल्कश दिखाई हुई जो कजाकिस्तान में अवस्थित है, ये अरल सागर दिखाया हुआ जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। तो इस तरह से हमको रशिया का मैप एक बार देखना था। उसके बाद हम ईरान की मैप को देखते हैं, तो ईरान की मैप में उत्तर की साइड में एल्ब्रुस माउंटेन दिखाई हुई है, ये जैग्रस माउंटेन दिखाई हुई है, ये ईरान की राजधानी तेहरान दिखाई हुई है, ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अवस्थित है, ये बंदर अब्बास हो गया, यहाँ पर चाबार पोर्ट है जिसका भारत निर्माण कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान चाहता है, ताकि अफगानिस्तान अपने सामानों के आयात निर्यात के लिए कहीं ना कहीं चाबार पोर्ट की अनुमति चाहता है, ताकि अभी जो अफगानिस्तान है वो किसके पाकिस्तान के कहीं ना कहीं पोर्ट और ईरान के पोर्ट के साथ भी कहीं ना कहीं चाहता है कि अपना निर्यात कर सकें। ये ईरान है तो इसकी सीमा किससे लग रही है, इधर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से, आर्मीनिया से, तुर्की से, टर्की से, इराक से इसकी सीमा लग रही है। और इसके एक करुण करुण रिवर से कहीं ना कहीं ईरान से संबंधित है। ये दश्त ए कावीर, ये दश्त ए लूट, ये मरुस्थल आ गए हैं इसके बीच में, और इधर कैस्पियन सी से भी इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह से हमको ईरान का मैप देखना था। अब देखते हैं, हम एक बार इंडिया का मैप देखने का प्रयास करते हैं कि जहां हम बात कर रहे थे श्योपुर की, यानी जहाँ कुन्नू पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर श्योपुर में अवस्थित हो गया है, जहाँ कल ही चीतों को लाया जा रहा है। ये रशिया का मैप हो गया ऊपर की साइड, तो ये भारत हो गया है, और भारत से हमें ईरान जाना, तो ये ईरान, ईरान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर अजरबैजान, इधर कैस्पियन सी, इधर आर्मीनिया से, इधर टर्की से, इराक से इसकी सीमा लग रही है। ये पर्शियन गल्फ हो गई, गल्फ ऑफ ओमान, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और जिसकी रशिया की हम बात करें तो ये रशियन का मैप हो गया। इसकी सीमा इधर चाइना से लग रही है, इधर मंगोलिया से लग रही है, इधर कजाकिस्तान से, इधर जॉर्जिया से, अजरबैजान से, इधर यूक्रेन से, बेलारूस से, लिथुआनिया से, लेटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड से इसकी सीमा लग रही है। इसकी सीमा इधर नॉर्वे से भी इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह से हमको इसके मैप को देखना था। ये सैटेलाइट व्यू दिखाया हुआ भारत का। तो हमारा जो विश्लेषण है वो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।